नमस्कार बच्चों। आज हम लोग आरोह भाग 2 के गद्य खंड का दूसरा पाठ अर्थात 12वां पाठ बाजार दर्शन का अध्ययन करेंगे और इस पाठ के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। बच्चों, कई दशकों पहले लिखा गया है निबंध। ये एक निबंध है, हिंदी गद्य की एक विधा जो निबंध होती है, तो उसी तरह का यह एक निबंध है जिसे दशकों पहले लिखा गया था, काफ़ी पहले लिखा गया था, लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में यह निबंध पूरी तरीके से प्रासंगिक है, पूरी तरीके से उपयुक्त बैठता है आज के उपभोक्तावादी संस्कृति में। दरअसल यह जो निबंध है इसमें एक तरफ तो गहरी वैचारिकता है, बहुत ही गहरी वैचारिकता है, जबरदस्त वैचारिकता है, जबरदस्त विचार है लेखक का, लेकिन उस वैचारिकता के साथ साथ इस पाठ में साहित्य का लालित्य भी है। साहित्य की सारी विशेषताएं हैं इसमें। साहित्य भी अपनी पूरी संपन्नता के साथ इस पाठ में उभर करके आया है। इसलिए गहरी वैचारिकता और साहित्य के लालित्य का एक दुर्लभ संयोग है यह पाठ जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित लिखित बाजार दर्शन। वास्तव में यह पाठ उपभोक्तावाद और बाजारवाद, आज का जो समय है बच्चों, आज के समय को, आज के युग को उपभोक्तावाद कहा जाता है, उपभोक्तावादी संस्कृति कही जाती है। और बाजार, उपभोक्तावादी संस्कृति में क्या है, एक बाजार होता है और उसके बाद बाकी लोग उपभोक्ता होते हैं। और बाजार का काम क्या होता है? बाजार का काम यह होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता तैयार करे। आज का युग क्या है? एक वर्ग उत्पादक है, वो उत्पादन कर रहा है और अपने उत्पादन को खपाने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा बाजार तलाश रहा है, ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता बना रहा है। इसी को उपभोक्तावाद संस्कृति कहते हैं। हमारी जरूरत, हमारी आवश्यकता हमारी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं है, बल्कि हमारी आवश्यकताओं को, हमारी जरूरतों को दूसरे लोग निर्धारित कर रहे हैं बाजार के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से। आप देखते होंगे टेलीविजन संचार में कितना ज्यादा विज्ञापन, और विज्ञापन के पर ही पूरा का पूरा बाजार निर्भर करता है। तो उपभोक्तावाद और बाजारवाद का जो अंतर वस्तु है, का जो एक तरीके से मर्म है कि बाजारवाद क्या है, उपभोक्तावाद क्या है, उसके मूल में क्या है, उसका दर्शन क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, उस अवधारणा को समझाने में यह पाठ बेजोड़ है, पूरी तरीके से सफल है। और लेखक अपने उद्देश्य में भी इस पाठ के द्वारा सफल होता है, इस अंतर्वस्तु को समझाने में। बच्चों, लेखक ने इस पाठ की जो शुरुआत की है, ये हम लोग सारांश पर चर्चा कर रहे हैं, समरी, क्योंकि किसी भी पाठ या विशेष करके गद्य का जो पाठ होता है ना, उसका सारांश, उसका मूल जानना बहुत आवश्यक होता है। अगर मूल को जान गए, सारांश को जान गए, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। तो इस पाठ की जो शुरुआत हो रही है, और पाठ में अगर आप देखेंगे तो लेखक ने जो अपने परिचित हैं, जो इनके खुद के परिचित हैं, खुद के जो मित्र हैं, उनसे जुड़े हुए अनुभव के आधार पर यह बताते हैं कि बाजार की जादुई ताकत जो होती है वो मनुष्य को अपना गुलाम बना देती है। बिल्कुल छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से, अपने दोस्तों के माध्यम से। एक मित्र जाते हैं, कहानी की शुरुआत ही यहीं से होती है, और बाजार जाते हैं और ढेर सारा सामान अनाप शनाप खरीदारी करके चले आते हैं। इन्होंने पूछा कि भाई इतना क्या बड़ा सामान लेकर के आए? इन्होंने कहा इनकी जो माया, पत्नी की तरफ इशारा किया। शुरू से होता क्या था कि पुरुष अपनी परचेजिंग पावर दिखाता था, परचेजिंग पावर के चक्कर में अनाप शनाप खरीदारी करके, लेकिन महिलाओं के ऊपर टाल देता था कि इनके कारण इतनी खरीदारी हुई।
तो एक मित्र अनाप शनाप खरीदारी करके बाद में पश्चाताप कर रहे हैं, और एक मित्र गए, दिन भर बाजार गए और दिन भर से बाजार से जा करके घूम करके लौट आए, कुछ भी नहीं लिए। इन्होंने पूछा भाई कहाँ गए थे, कहे बाजार गए थे, कुछ लाए नहीं क्या? नहीं लाए। क्यों नहीं लाए? क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब कुछ लेने की इच्छा हो रही थी। अगर कुछ लेते तो बहुत कुछ छूट जाता, और इसी उधेड़ बुन में पड़े रहे और अंतोगत्वा समय बर्बाद करके खाली हाथ लौट आए। ये दो स्थितियां हैं, ये दो स्थितियां हैं। अब आप सोचिए कि एक लोग परचेजिंग पावर के चक्कर में अनाप शनाप खरीदारी किए, और एक लोग द्वंद्व की स्थिति में कि सब कुछ ले लें, कुछ भी नहीं खरीद पाए। ये दोनों स्थितियां बाजार के लिए ठीक नहीं है। इस पाठ में लेखक कहीं पर तो बिल्कुल दार्शनिक हो जाते हैं, एकदम दार्शनिक की माफिक, दार्शनिक की तरह से दार्शनिक तत्वों का विश्लेषण करते हैं, बाजार के दर्शन को पाठकों के सामने रखने का प्रयास करते हैं। और कहीं कहीं तो जैसे किस्सा गोई होती है ना, छोटी छोटी किस्सा, छोटी छोटी कहानियां, उसके रूप में समझाने का प्रयास किया है कि बाजार का प्रयोग सूझबूझ एवं आवश्यकता के रूप में करें। ये कुछ खास बातें हैं। परचेजिंग पावर, मैंने बताया कि परचेजिंग पावर के चक्कर में अनाप शनाप खरीदारी होती है। उपभोक्तावादी संस्कृति, बाजार आपके ऊपर हावी होता है, तो परचेजिंग पावर से बचिए। दूसरी बात, बाजार का प्रयोग सूझबूझ से करिए। जैसे मैंने बताया कि एक मित्र अनाप शनाप खरीदारी करके लाए, दूसरे मित्र कुछ भी नहीं खरीदे, एक प्रकार से कुंठा लेकर के आए हो। कभी कभी यही होता है। तो सूझबूझ से प्रयोग करिए, आवश्यकता के रूप में प्रयोग करिए। बाजार होता क्या है? बाजार वह जगह है, वह स्थान है जहां पर हमें हमारी जरूरत, हमारी आवश्यकता की वस्तुएं मिलती हैं। और बाजार का प्रयोग अगर इसके लिए किया जाए तो यह बाजार के लिए भी बेहतर है और हमारे लिए भी बेहतर है, समाज के लिए भी बेहतर है। तो सूझबूझ के रूप में प्रयोग किया जाए। एक भगत जी का जिक्र करते हैं इसमें। भगत जी चूरन बेचते हैं, 6 आने का चूरन बेचते हैं, वही उनकी जरूरत है, और 6 आने का चूरन बेच लेते हैं। इसके बाद जो बचता है उसको बांट करके चल देते हैं। बहुत संतोष है उनको, उनकी आवश्यकता असीमित नहीं है, सीमित है। 6 आने की आवश्यकता है, उतना बेचते हैं, उसके बाद जो बचा उसको दे दिया। संचय नहीं कर रहे हैं, चैन की नींद सोते हैं। और जब उनके चूरन बनाने की सामग्री खत्म होती है तो बड़े इत्मीनान से बाजार में जाते हैं। पूरा सजा हुआ बाजार, बाजार की चमक चांदनी, चकाचौंध उनके ऊपर कोई असर नहीं डालती। वो पूरे प्रफुल्लित मन से बाजार को देखते हैं, खुश होते हैं, बाजार को सराहते हैं, उसके प्रति अनाप शनाप भाव नहीं रखते। लेकिन उनकी साइकिल रुकती वहां पर है, उस पंसारी के दुकान पर, जहां से उनको उनके जरूरत की चीजें मिलती हैं। यह छोटा सा उदाहरण बहुत बड़ी बात है, बहुत गूढ़ रहस्य अपने आप में समेटे हुए है। भगत जी जैसा व्यक्तित्व समाज में शांति, सौहार्द और सद्भावना की स्थापना करता है। आज जो चारों तरफ भागम दौड़ मची हुई है, भौतिकता की अंधी दौड़, और उस दौड़ में नैतिकता हम कहीं खोए चले जा रहे हैं, आपस में सद्भावना को खोए जा रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं उपभोक्तावादी संस्कृति और यही बाजारवाद हावी है, जहां पर बाजार हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने वाला कोई जगह नहीं है, बल्कि बाजार लाभ कमाने की एक जगह है। बाजार हमको ठगने का प्रयास करता है और हम बाजार को ठगने का प्रयास करते हैं। हमें भी विश्वास बाजार पर नहीं है। और आप सोचिए कि इतने दशकों पहले लिखा गया है निबंध आज कितना प्रासंगिक है। आज का आप जो बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, जो बड़े बड़े मॉल हैं, शोरूम है, क्या है, प्रतिदिन उसमें कुछ ना कुछ ऑफर दिया जाता है। आप जाते हैं कुछ लेने के लिए, एक सामान लेने के लिए, और जैसे ही जाते हैं वैसे इतने ऑफर वहां दिए जाते हैं कि ऑफर के चक्कर में पड़ करके दुनिया भर की चीजें लेकर के चले आते हैं। या तो बाजार अपने मकड़ जाल में आपको उलझा लेता है, इसीलिए
कहते हैं कि बाजार में एक जादू है और वह जादुई ताकत मनुष्य को गुलाम बना लेती है। हम फालतू चीजों की खरीदारी कर लेते हैं और फालतू चीज की खरीदारी का प्रमुख कारण क्या है? बाजार का आकर्षण, परचेजिंग पावर और मन का खाली होना। बड़े सफाई के साथ बड़ा सूक्ष्म मनोविश्लेषण किया है एक ग्राहक की मानसिकता और बाजार की मानसिकता। बाजार क्या है? सजा धजा कर अपने आप को रखता है, हमें आकर्षित करता है और हम उसके इस जादुई आकर्षण में फंस जाते हैं और फंस करके अनाप शनाप खरीदारी करते हैं अगर पैसा है तो। और अगर पैसा नहीं है तब भी खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? कुंठा खरीदते हैं, निराशा खरीदते हैं। फिर वह बाजार हमें सुहाता नहीं, उस बाजार को हम अपशब्द बोलते हैं, उस बाजार को हम कोसते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाजार सजा है, बाजार का आनंद उठाइए और बाजार को जरूरत से इस्तेमाल कीजिए। तो परचेजिंग पावर, एक तो परचेजिंग पावर दिखाने के लिए कि अगर हम यहां नहीं दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? हमको अपने पड़ोसी को दिखाना है, हमको अपने गांव वालों को दिखाना है, हमको अपने कॉलोनी वालों को दिखाना है, हमको बाजार को दिखाना है। तो लोगों को दिखाने के चक्कर में कि हमारे पास पैसा है, पैसा अगर है तो पैसा दिखना चाहिए, इस परचेजिंग पावर के चक्कर में, दूसरा बाजार के आकर्षण के चक्कर में, और तीसरा एक बहुत बड़ा कारण है मन का खाली होना। कवि ने कहा है कि जादू, लेखक ने कहा है कि जादू का असर कब ज्यादा होता है? तब जब मन खाली होता है। अर्थात बाजार जाइए तो मन खाली मत रखिए। खाली होने का मतलब क्या है? मन ऐसा नहीं कि खाली होने का मतलब शून्य हो गया, इसका भी जिक्र किया है। आगे जब हम गद्यांशों पर चलेंगे तो इसका जिक्र करेंगे। शून्य नहीं हुआ है, मन खाली न रहे, अर्थात मन भरा हो, मन में कुछ लक्ष्य हो, मन में कुछ उद्देश्य हो, उद्देश्य लेकर के, लक्ष्य लेकर के हम बाजार पर जाएं, एक सूची बना करके हम बाजार पर जाएं, लिस्ट तैयार करें। तो हमारा ये मन भरा होना चाहिए कि अगर हम बाजार गए हैं तो हमें क्या लेना है, हम किस उद्देश्य से जा रहे हैं। बाजार घूमना है कि कुछ लेना है, लेना है तो क्या लेना है, उसकी कितनी आवश्यकता है, कितनी जरूरत है, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, परचेजिंग पावर के लिए नहीं, बाजार के आकर्षण में फंस करके नहीं, बल्कि अपनी सहूलियत और अपनी आवश्यकता के मुताबिक, अपनी जरूरत के मुताबिक अगर हम खरीदारी करेंगे तो निश्चित रूप से बाजार हमारे लिए लाभप्रद होगा और बाजार के जादू का असर नहीं होगा जब मन भरा होगा। तो कहते हैं ना कि लू में जब निकलिए तो थोड़ा पानी पी लीजिए, अगर पानी पी लेंगे तो लू का असर कम होगा। इसी तरीके से बाजार जब जाइए तो एक सूची बनाइए, एक लिस्ट बनाइए, मन को भरे रखिए। भरे रखने का मतलब कि मन में आपके लक्ष्य भरा हो, उद्देश्य भरा हो, किसी प्रकार की कुंठा, किसी प्रकार का निराशा, किसी प्रकार का खालीपन, तफरी वाला हिसाब किताब ना हो। तब अगर आप बाजार जाते हैं तो निश्चित तौर पे आप सार्थक काम करेंगे, आप सार्थक खरीदारी करेंगे। ठीक है। इसके बाद लेखक कहते हैं कि पैसे में व्यंग शक्ति है और धन की तृष्णा से भरा व्यक्ति के ऊपर यह व्यंग ज्यादा असरकारक होता है। धन की तृष्णा, पैसे में एक व्यंग शक्ति है, व्यंग करता है, पैसा मुंह चढ़ाता है। लेखक जिक्र कर रहे हैं, आप लोग भी देखते होंगे कि आप पैदल जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो और कोई धूल उड़ाता हुआ महंगी कार से अगर निकल जाता है तो हम अवाक होकर के उसको देखते रह जाते हैं। एक प्रकार से ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझको मुंह चिढ़ा रहा है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि विशेष करके जो आज की पीढ़ी है वो तो कभी कभी कोसने लगते अपने मां बाप को, अपने घर को, कि हम कहां, किस जगह, किस गरीब के घर में, अभावग्रस्त घर में हमने जन्म ले लिया कि ये सब सुविधाएं नहीं हमारे पास। ये कब होता है? जब धन की तृष्णा होती है, जब मन में असंतोष होता है, जब मन हमारा खाली होता है, तब पैसे का व्यंग भी हमारे ऊपर कार्य करता है। पैसे की व्यंग शक्ति भी हमारे लिए ज्यादा असरकारक होती है। पैसा और पैसे वाला हमको ज्यादा चिढ़ाता है, लेकिन अगर हमारे अंदर तृष्णा नहीं है, अगर हमारा मन खाली नहीं है, हमारा मन अगर लक्ष्य से भरा हुआ है, हमारी आवश्यकताएं निर्धारित हैं, हमारी जरूरतें निर्धारित हैं, फिक्स हैं, और हम अपने जरूरत और आवश्यकता के मुताबिक अगर बाजार का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से वह बाजार
हमारे लिए सुखप्रद होगा, सुखकर होगा। और यही बात इसमें जैनेंद्र कुमार जी कहते हैं दशकों पहले, जो आज के इस माल वाले संस्कृति में, बड़े बड़े बाजार वाली संस्कृति में देखने को मिल रहे हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑफर के नाम पर ठगा जाता है। और अक्सर यही होता है कि जाते हम एक लेने 10 लेकर के चले आते हैं। उस समय तो हमें लगता है कि सारी चीजें हमारे जरूरत की हैं, हमको सुख प्रदान करेंगी, लेकिन जब उसको लेकर घर पर आते हैं तो बाद में पता चलता है कि जिसे हमने ये समझा था कि हमारे ज़रूरत की चीज़ें हैं, हमारे लिए जो है कि सुख सुविधा प्रदान करेंगी, वे वस्तुएं, वे चीज़ें वास्तव में हमारे लिए कष्ट का कारण हैं, क्योंकि हमने कुछ सोचा समझा नहीं, हमने अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया। हम विज्ञापन के वशीभूत होकर के, हम बाजार के आकर्षण के वशीभूत होकर के, हम बाजार के माया जाल में फंस करके खरीदारी कर ले गए। एक बहुत बड़ी बात लेखक करते हैं अंत में कि बाजार को जरूरत से प्रयोग करने वाले लोग उसे सार्थक बनाते हैं। बाजार के लिए फायदेमंद एक प्रश्न, अक्सर ये प्रश्न भी आता है बच्चों, कि बाजार को लाभ कौन पहुंचाता है। ज्यादातर बच्चे लिखते हैं कि बाजार को धनी लोग, अमीर लोग, पैसे वाले लोग, वे लोग जो रोज जाते हैं, खूब खरीदते हैं, वे लोग फायदा पहुंचाते हैं। ये गलत सोच है। इस तरह की स्थितियां आर्थिक संकट का एक कारण बनता है। बाजार को सार्थक वे लोग बनाते हैं जो बाजार जरूरत से जाते हैं, जरूरत के सामान को खरीदने जाते हैं और अपने आवश्यकता के मुताबिक काम करते हैं। वही लोग बाजार को सार्थक बनाते हैं और वही लोगों के कारण अर्थव्यवस्था अच्छी होती है। केवल बाजार, व्यापार और बाजार, वह बाजार जो सिर्फ व्यापार के लिए हो। आप सोचिए ना कि पहले ग्राहक और विक्रेता, जो क्रेता होता था और विक्रेता, दोनों में बड़ा अच्छा संबंध होता था। शादी विवाह पर एक दूसरे को इनवाइट करते थे, आमंत्रित करते थे। त्योहार पड़ने पर दुकानदार आपके घर पर मिठाई पहुंचाता था। इस तरह का संबंध हुआ करता था। दुकानों पर लिखा जाता था ग्राहक भगवान होता है। लेकिन क्या आज का जो संस्कृति है, जो आज की माल संस्कृति है, जो आज के बड़े बड़े बाजारों की संस्कृति है, शोरूम की संस्कृति है, क्या वहां पर भगवान माना जाता है? वहां पर ग्राहक को भगवान नहीं माना जाता है। वहां पर पैसे को भगवान माना जाता है। वहां पर ग्राहक की हैसियत देखी जाती है। ग्राहक की हैसियत के मुताबिक ही उसका सम्मान किया जाता है और उसके हैसियत और पैसे के मुताबिक ही उसके साथ व्यवहार किया जाता है। लेकिन ऐसा बाजार जो सिर्फ व्यापार करे, जो सिर्फ लाभ को सोचे, और ऐसा ग्राहक जो सिर्फ और सिर्फ बाजार को छलने और ठगने का प्रयास करे, अर्थात ग्राहक और बाजार में कोई सद्भाव न हो, सब एक दूसरे को ठगने का प्रयास करें, दोनों में कोई सौहार्द न हो, कोई विश्वास न हो, जो आज भी होता है। हम मोल भाव करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही होता है कि हमें यकीन नहीं, हमको विश्वास नहीं है। और अगर बाजार वाला, दुकान वाला कम कर देता है किसी चीज को हमारे कहने पर, तो यह भी सत्य है कि वो भी हमको धोखा दे रहा है, क्योंकि अगर वो सही दाम बताता तो कम नहीं करता। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं, इस तरह का जो अर्थशास्त्र है, इस तरह का जो बाजार है, उस बाजार को, उस अर्थशास्त्र को लेखक ने मायावी कहा है, उसको अनीति शास्त्र कहा है। तो बच्चों, बाजार दर्शन में मूल रूप से इन्हीं बातों की चर्चा की गई। बहुत गहरी वैचारिकता है, लेकिन इस गहरी वैचारिकता में संवेदना है, रोचकता है, व्यंग भी है, चुटिलापन भी है, साहित्य का पूरा लालित्य भरा पड़ा हुआ है। इसलिए वैचारिकता और साहित्य के लालित्य का बहुत ही बेजोड़ समन्वय है यह पाठ। उम्मीद है कि इसे आप बेहतर ढंग से पढ़ेंगे और बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।